अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, चंद दिन पहले हुकूमत ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें इसराइल और फ़लस्तीन के मसाइल पर बात की गई और इसके साथ ही अब पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के क्या मकासद हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा मुजीब अहमद ख़ान साहब, जो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और माहिर कानून है और इसके साथ बैनुल-अक़वामी सियासी और समाजी मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जो APC और शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर क्या इनका तज़िया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। अच्छा सर, हुकूमत ने चंद दिन कबल APC बुलाई आल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसमें तमाम पार्टियों के सरबराह आए, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ दिया फ़लस्तीन के हवाले से। तो तमाम पार्टियां तो एक पेज पे आ गई कौमी सतह पे। मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है APC से, या शंघाई कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो APC के हवाले से आपने सवाल किया, उसकी बात करते हैं। APC के जो अगराज़ व मकासद थे, कुछ लोगों को शक व शुबहात थे कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना व्यू पॉइंट नहीं दिया इसराइल के ऊपर और फ़लस्तीन के इश्यूज़ के ऊपर। ये जो जंग पिछले 1 साल से जारी है, तो इस APC से सारी दुनिया को एक क्लियर मैसेज चला गया कि पाकिस्तान इज़ विद फ़लस्तीन, और जो इसराइल ने बर्बरियत और जारहियत पिछले 1 साल से जारी की हुई है फ़लस्तीन के ऊपर, लेबनान के ऊपर, शाम के ऊपर, वो और इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है वो बिल्कुल गैर अखलाक़ी है, और APC में उसकी शदीद मज़म्मत की गई है। किसकी सर? ये जो फ़लस्तीन के ऊपर और लेबनान शाम के ऊपर जो इसराइल की जो जारहियत है, ठीक है, उसकी मज़म्मत की गई है और फौरी जंगबंदी की अपील की गई है। इसमें सबसे पहले तो जो जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो इस्तक़बाली बयान था, उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका अहाता किया। फिर उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन के जो सदर यासर अरफ़ात साहब थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात का भी हवाला दिया, और उन्होंने अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का भी यासर अरफ़ात साहब के साथ इजहार किया। तो ये एक क्लियर दुनिया को मैसेज चला गया कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल के मसले में फ़लस्तीन के साथ है। इसके बाद जो एक क्लियर मैसेज जो दिया है नवाज़ शरीफ साहब को भी मैं क्रेडिट दूंगा। हाँ, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, वो भी एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, कि उन्होंने जो इस मसले को बड़ी खूबसूरत तरीके से उजागर किया है, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत की है। चूँकि देखें, अक़वाम मुत्तहिदा ना तो अभी तक कश्मीर इशू पे अपनी जो उनकी करारदाद थी उस पर वो अमल दरामद करा सका है, और अब जंग बंदी के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदाद पास की, ना ही उस पर अमल दरामद करा सका है। और नवाज़ शरीफ साहब ने क्लियर मतलब है कि दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा अपनी करारदादों पर अमल नहीं करवा सकता तो फिर इस इदारे की ज़रूरत भी नहीं है। ये खामखा एक जो है एक बोझ है, एक मतलब है कि लोग खामखा गलतफहमी के बुनियाद पर इस इदारे की तरफ देखते हैं, मुल्क दुनिया में अमन के लिए, ख़ित्ते में अमन के लिए, लेकिन जब ये इतना बड़ा एक इदारा मौजूद है और वो अपनी करारदादों पर कमान या कोई उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर इस इदारे की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक दो टोक उनकी पार्टी का मौक़िफ़ था, तो दुरुस्त मौक़िफ़ है। फिर इसके बाद जो मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सुना, ठीक है, तो उनका व्यू पॉइंट भी सामने आया। उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में कश्मीर इशू पे, फ़लस्तीन के इशू पे जो है उन्होंने फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान किया, और इसराइल की जो जारहियत है उसकी शदीद उन्होंने मज़म्मत की। ये भी हो गया। उसके बाद जो
नईम हाफिज़ नईम साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा जिक्र भी किया कि उन्होंने जो इस वक्त कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हैं PTI कि उनके सरबराह को या उनके किसी ओहदेदार को आपने इनवाइट किया, तो उस पर भी बात उन्होंने सवाल किया, मतलब जो मौजूदा हुकूमती अरकान थे और पीपल्स पार्टी। मैं इसमें जो हाफिज़ नईम साहब का जो किरदार है, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में ये जब एलामिया जारी हो रहा था, उन्होंने भी बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा कि ये जो दो कौमी नज़रिया है, फ़लस्तीन सेपरेट स्टेट, इसराइल सेपरेट स्टेट, तो उन्होंने बड़े वशगाफ अल्फाज में कहा कि ये हम दो कौमी नज़रिए को नहीं मानते, हम सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीन को मानते हैं और इसराइल को तो हम सिरे से स्टेट तस्लीम करते ही नहीं। ठीक है, ये उनकी पार्टी का भी मौक़िफ़ आ गया। अब जब हम इस सारे APC को देख के लेके साथ चलते हैं तो सारी दुनिया को ये पैगाम चला गया कि पाकिस्तान की लीडरशिप एक पेज पे है। पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से एक पेज पे है और वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पहले दिन से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन सर एक बड़ी अफसोस की बात है कि PTI के अरकान नहीं आए या PTI के कोई मतलब उन्होंने शिरकत नहीं की। उमर अयूब साहब भी थे, असद कैसर साहब भी हैं। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान PTI में अवाम के लोग मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन कम से कम मुल्की सतह पे या मुल्क की इस्तेकामत के लिए, फ़लस्तीन की हमायत के लिए उनमें से कोई ना कोई आना चाहिए था। हाँ, ये मतलब है कि इस पर मुझे ख़ुद बड़ी हैरानी है कि ये एक कौमी मसला था। अगर वाकई ये जो जमात है ये एक फ़लस्तीन इशू पे फ़लस्तीन के साथ है, तो चूँकि ये जो एक एजेंडा था इस पे साफ बताया गया था कि ये जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, ये मसला फ़लस्तीन के ऊपर है और इसराइल पे ज़ोर देना है कि जंग बंदी को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। लेकिन बहुत हैरानी तौर पे PTI ना तो उसने इस APC में शिरकत की, ना ही उनके किसी नुमाइंदे ने शिरकत की और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान जारी हुआ। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि इस इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी करना, तो ये तो मतलब है कि कोई दुश्मन का एजेंडा इस तरह का कर सकता है। अच्छा सर, आप माहिर कानून भी हैं, मैं आपसे इसी सवाल से रिलेटेड एक बात करता हूँ कि APC जो बुलाई हुकूमत ने, जी ठीक है, हुकूमत ने APC बुला ली, तमाम सियासी लीडर भी आ गए। अब जो उमर अयूब साहब जो नेशनल असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर भी हैं, तो क्या ये उन पे कानूनी वाजिब नहीं था या कानूनी आइन के मुताबिक उन पे ये पाबंद नहीं थे इस चीज़ के कि वो मुल्की सतह पे इसमें शिरकत करते? इस पे कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई देखें, कार्रवाई का तो मैं नहीं कहता, ये उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी हो सकती है कि जी उनकी पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया हो कि वो इस APC का बायकॉट करेंगे, तो इसी वजह से उस पार्टी की तरफ से किसी भी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की, लिहाजा उस पार्टी का कोई मौका भी सामने नहीं आया। अच्छा सर, इसके साथ ही हम बात करते हैं, आपने अक़वाम मुत्तहिदा की भी बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा नहीं होना चाहिए जब वो किसी मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर सकता या उसके कहने पे कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। इसके साथ जो 56 इस्लामी ममालिक हैं जो उनका इत्तेहाद है, तो वो फ़लस्तीन की हमायत में, फ़लस्तीन में अमन के लिए या फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बंदी के लिए उनका भी अभी तक कोई ख़ास मतलब रहनुमाई या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ सामने नहीं आई कि जिससे इस्लामी इत्तेहाद में, जिस तरह APC आई पाकिस्तान की सतह पे, तो जो 56 ममालिक हैं उन्होंने भी इस्लामी ममालिक के लीडरों को इकट्ठा किया कि भाई हम ये चीज़ उठाते हैं। अब पाकिस्तान ने तो आवाज़ उठा ली, लेकिन 57 ममालिक के लीडर या हुकूमती वज़ीरा ने कोई ऐसी बात नहीं की। देखिए, सफारती तौर पे तो तमाम ममालिक इस जारियत की मजम्मत कर रहे हैं और तो यूरोप से कर रहे हैं सर, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेकिन इस्लामी ममालिक से कोई अभी तक पाकिस्तान के सिवा। टर्की ने भी मजम्मत कर दी है, ईरान तो डायरेक्ट इन्वॉल्व भी हो गया और मलेशिया ने भी इसकी मजम्मत कर दी है। तो तमाम इस्लामी ममालिक, जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं,
वो तो मजम्मत कर चुकी हैं इस जारहियत की। अच्छा सर, इसके साथ आपने मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, इस्लामी ममालिक की भी बात की। अब शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक़द हो रही है, ये बड़े एजाज़ की बात है। और शंघाई कॉन्फ्रेंस में कितने ममालिक आ रहे हैं। इससे पहले 2011 में हिना रब्बानी खर ने इंडिया में शिरकत की, फिर उसके 12 साल बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंडिया गए। तो अब जयशंकर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं। तो शंघाई कॉन्फ्रेंस के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शंघाई कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक मुआशी और सियासी तौर पे एक हब बना हुआ है इस वक्त, और सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद हैं। तो ये शंघाई कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने जो विज़िट किया था इंडिया का 2011 में जो इंडिया का विज़िट किया था, तो वो एक अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक के लिए। और फिर इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी 2023 में भी जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो विज़िट किया था, तो वो भी एक अच्छा जेस्चर था। तो अब जो जयशंकर साहब आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये अब दूसरी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस है इंडिया की तरफ से। तो जयशंकर साहब का जो दौरा पाकिस्तान है उसको हमें मुस्बत तरीके से देखना है। दोनों ममालिक के अवाम की नज़रें जयशंकर साहब के दौरे पे लगी हुई हैं और पाकिस्तान की हुकूमत भी बेहतरी की तवक्का रखती है। अच्छा सर, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूँगा। इसके साथ एक सवाल ये है कि आपने बात ये की है कि जयशंकर आ रहे हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान दुश्मनी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, ये एक रस्म को ना तोड़ना चाहिए। अब दुश्मनी की बजाय दोस्ती की तरफ आना चाहिए। इससे पहले भी बहुत वज़ीर आज़म आए इंडिया के, अटल बिहारी साहब और वाजपेयी दूसरे जो थे, उन्होंने दोस्ती की एक लहर चलाई थी। अब काफ़ी अर्सा हो गया। अब उधर से अगर चाइना, पाकिस्तान, भारत अगर ये एक पेज पे बैठ जाए, अब शंघाई कॉन्फ्रेंस में तो आ रहे होंगे ना, तो अगर ये बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सेंट्रल एशिया का जो खिता है ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। और दहशतगर्दी जो इस टाइम अरूज पे है उसके ख़ात्मे के लिए मतलब शंघाई कॉन्फ्रेंस में बात हो सकती है। इस पर भी आपका क्या तजज़िया है? देखिए, फ़िलहाल जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है मेरे ख्याल में ये अमन अमान ख़ित्ते के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है। तो अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है खुलकर सामने नहीं आया। तो मेरे ख्याल में ये जो एक सीपैक जो इकनॉमिक कॉरिडोर बन गया हुआ है तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए भी एक बहुत अहमियत का हामिल हो गया हुआ है। अभी तक आप देखें जितने भी ममालिक शंघाई कॉन्फ्रेंस में ममालिक आ रहे हैं, ये तकरीबन 10 के करीब ममालिक हैं। 10 से ज़्यादा होंगे सर, पिछली दफ़ा भी 11 थे। पाकिस्तान 11वां होस्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, ठीक। तो इसमें देखें जितने भी ममालिक आ रहे हैं, चाइना, ईरान, इंडिया, फिर किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान, इस किस्म के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान का कोई भी नहीं है? अफ़गानिस्तान का मेरे इल्म में नहीं है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से शायद कोई नहीं अभी तक ना। जी ठीक है। अभी तक उनका कोई मतलब है कि ख़बरों में ज़िक्र नहीं आया कि उनकी तरफ से भी कोई आएगा या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का नहीं जारी हुआ कि जी अफ़गानिस्तान का भी कोई डेलीगेशन इसमें शिरकत कर रहा है। तो डेफिनेटली जो है जहाँ तक अमन अमान का ताल्लुक़ है तो इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से भी डेफिनेटली इस पर बात होगी और होनी भी चाहिए। ख़ित्ते में अमन के हवाले से भी बात होगी। और अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी आती है, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि वहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते से बहुत से ऐसे दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान की हदूद में आके दहशत गर्दी फैलाते हैं सब कुछ। तो इस APC में अब ये तकरीबन 11-12 ममालिक जितने भी आएंगे वो दहशत गर्दी पे भी बात हो सकती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सेकंड ये कि सर आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से भी है, माहिर कानून भी हैं आप। अब 2011 में हिना रब्बानी खर साहब इंडिया गई शंघाई कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने अपना बयान दिया। उसके बाद बिलावल साहब भी जाते हैं एक अरसे दराज बाद और उनका फर्स्ट टाइम है। और लोग ये भी कहते हैं जी बिलावल को तो सियासत ही नहीं आती।
तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि एक बिलावल साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट चला गया कि उसकी वजह से जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए, जो लोग समझते कि बिलावल साहब को सियासत नहीं आती या अभी वो इस सफारती आदाब से बच्चा जो मर्जी आप कह लें, मैं नहीं कह रहा लोगों की राय, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हकीकत पर मबनी बात करें। जो बिलावल साहब हैं उनके पास एक तो अपना तजर्बा है, फिर उनके पास 3 जनरेशन्स का तजर्बा है। आप ये देखें कि मतलब सिर्फ अभी उनका वज़ीर ख़ारजा का तजर्बा नहीं है या किसी और मिनिस्टर का। 3 जनरेशन से क्या मुराद है? 3 जनरेशन से मुराद अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से देखें, ठीक है, तो वो वालदा भी मतलब है कि सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे, ठीक है, वो एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे, वो एक्सपीरियंस आ गया। गो के उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब नहीं मौजूद थे, लेकिन सर ये तो सियासत नहीं, ये तो नाम को कैश कर रहे हैं ना, सियासत वो चीज़ है, देखिए, नाम कुछ जो और चीज़ है। नाम को कैश करना वाली बात नहीं है, ये उनकी जीन्स में शामिल है। ओके। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, मतलब ख़ानदानी सियासी, वो ख़ानदानी, फिर मतलब है कि सदर जरदारी साहब, मतलब सियासत और ये क्या कहते हैं सफारती आदाब उनकी जीज में शामिल है। सर मैं एक चीज़ की और भी बड़ी तारीफ़ करूँगा कि आपने उनके नाना की बात की, वज़ीर ख़ारजा थे। जब बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने तो यहाँ पे सैलाब भी था, लेकिन है कि बिलावल साहब पाकिस्तान ही बैठे, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे विज़िट किए, चक्कर लगाए, और पाकिस्तान में जो मुआशी हालात ख़राब थे, जो 16 महीने की हुकूमत है, उन्होंने अपनी एफ़र्ट की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोग बेशक अवाब वाली बात है कि लोग बेशक कहते रहे कि वो बच्चा है, लेकिन है कि उस बच्चे ने बढ़कर काम किया अपनी सेहत से, अपनी कैपेसिटी से। तो अब जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स पार्टी को तो क्रेडिट चला गया, जयशंकर आएगा, लेकिन ये कि जो कश्मीर के मसाइल हैं, फ़लस्तीन के मसाइल हैं, इंडिया पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान ईरान के मसाइल हैं, पाकिस्तान में स्मगलिंग के मसाइल हैं, ये जो समाजी मसाइल हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। देखें, जयशंकर साहब का जो दौरा पाकिस्तान है वो बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है। तो इसके तनाजुर में अगर हम सारी चीज़ें देखें तो डेफिनेटली हुकूमत को मसला कश्मीर के ऊपर भी बात करनी चाहिए, एक पॉजिटिव अंदाज में बात करनी चाहिए, और उनका भी मौक़िफ़ सुनना चाहिए कि वो उनकी क्या राय है। और डेफिनेटली जब दो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा बैठते हैं तो एक बेहतर सलूशन निकल आता है। तो स्मगलिंग के हवाले से भी हमारे जो इदारे हैं वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा जो बॉर्डर्स हैं चारों तरफ से, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो एक अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 800, 900, 1000 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। और ये इस कदर मतलब है कि जोग्राफियाई लिहाज से मुश्किल जो है, इसके ऊपर वो खारदार तारें लगाने की भी कोशिश की गई, बाउंड्री लाइन भी की गई, फिर इसको मुख्तलिफ़ तरीके से स्मगलिंग को रोकने की भी कोशिश की गई। तो मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 80-90% तो हम ये इन मसाइल पर काबू स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम कामयाब हो चुके हैं। अगर कोई 5-10% है तो वो भी इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे तक जो है वो हालत बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है इसमें, ज़रा आपने एक सवाल हमने किया था, एक प्रोग्राम भी हमने किया था इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर, और मैंने आपसे ये भी सवाल किया था कि सर ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, बड़ी आसानी से लोग आके इस्माइल हानिया को मार जाते हैं, और ईरान की सियासी टेक्नोलॉजी और एजेंसीज़ वगैरह बेगम हो के बैठी हैं। तो अब ईरान और इसराइल के दरमियान अब जो कशीदगी फैल चुकी है फ़लस्तीन के हवाले से, अब मेरा ख्याल है कि ये फ़लस्तीन बीच में से निकल जाएगा, ईरान और इसराइल आमने सामने हो जाएंगे। तो अब ये जो लुबनान पे हमले हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अब फ्यूचर में कुछ इस शंघाई में भी, इस कॉन्फ्रेंस में भी इसका भी जिक्र होगा, या ओवरऑल आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इसराइल और ईरान के बारे में? देखिए, आपके मेरा ख्याल है कि इसी प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में जो है मैंने कहा था कि जब किसी मुल्क के अंदर गद्दार पैदा हो जाते हैं तो उनकी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से
आपने देखा कि ईरान के सदर साहब भी जो है वो शहीद हुए, फिर इस्माइल हानिया को भी शहीद किया गया। तो इस अगर तनाजुर में देखें तो अब जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो शायद आपके इस प्रोग्राम को ही उन्होंने देखा या कुछ उनकी नज़र से गुज़रा, तो सबसे पहले जो उन्होंने काम किया। सर मैंने तो सवाल किया था, जवाब आपने दिया, लेकिन आपके जवाब पे उन्होंने गौर किया। हाँ अच्छा, उसमें अगर आप देखें जो ईरान जो है उसने बहुत टेक्टफुली इस सारे मामले को हैंडल किया। पहले तो शाम और लिबनान को इसराइल के साथ इंगेज किया, उसके बाद इस दौरान उन्होंने अपने मुल्क के तमाम गद्दारों का सफाया किया। तो मेरी जो जहाँ तक इतला है, हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 12-13 गद्दारों को उन्होंने उठाया और उनका सफाया किया। सफाई से मुराद मतलब उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, या केस चलाया या उनको सजाए मौत का ऑर्डर हो गया? जिनके ऊपर ज़रा सा भी शक था उनको, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया ताकि जो उनके इंटरनल इंटेलिजेंस है वो लीक ना हो। ओके। तो उसके बाद उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया ताकि दुनिया को पता लग जाए कि हम कमज़ोर मुल्क नहीं है। ठीक है। और मेरे ख्याल में उनको करना भी चाहिए था। अगर उन्होंने अपने पास असला रखा हुआ है तो वो किस मकसद के लिए है? जब ज़रूरत के वक्त काम ही ना आया तो उसको लोहे को जंग के लिए तो नहीं रखना। तो उनका इक़दाम दुरुस्त था और मेरा ख्याल है कि इस ईरान के उस हमले के बाद इसराइल के हमले भी रुक गए हैं, गज़ा के ऊपर कम हो गए हैं, रुके तो नहीं लेकिन कम हो गए हैं। और अमेरिका ने भी इसराइल को मोहतात रहने लगाई हैं। सर अमेरिका की तरफ से पाबंदियों के ऑर्डर जारी हैं। वो पाबंदी सिर्फ खानापुरी के हवाले से है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब ज़रा मोहतात हो जाएं, अब दूसरी तरफ से रिटेलिएशन आनी शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा सर, अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 23वीं शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी हो रही हैं। माफ़ कीजिएगा। और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत एक खुशी का लम्हा आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 11-12 ममालिक के सफ़ीर आएंगे, हुकूमती ओहदेदार आएंगे और ख़ित्ते के लिए, ख़ास करके सेंट्रल एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए, ईरान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से? लेकिन चूँकि पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है, तो हमारी हुकूमत के साथ साथ अवाम का भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी हो। और जो वज़राए ख़ारजा या मेहमान आ रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए कि ये बड़ा ऑनर का मकाम है कि इतने बड़े बड़े ममालिक के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली एक पाकिस्तान का जो एक मुआशी हब बनने जा रहा है। और फिर मुआशी हब के साथ साथ ये जो सब वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, इनका पाकिस्तान की डिफेंस के ऊपर पूरा एतमाद है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है किसी मुल्क का जब तक डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कोई गैर मुल्की ओहदेदार, सदर, वज़ीर आज़म या वज़राए ख़ारजा उस मुल्क में नहीं जाते। तो ये एक पाकिस्तान डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो अभी आप देखें कि सऊदी के वज़ीर जो इन्वेस्टमेंट हैं वो भी आए, सरमायाकारी सऊदी सरमायाकारी वाले भी आए। उन्होंने भी 2 बिलियन डॉलर के कोई मुआहदे किए हैं, जिसमें ये रिकुडिक गोल्ड माइन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर अभी तक जो हमारी इल्म में है 27 के करीब मुआहदे हो चुके हुए हैं मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें, पाकिस्तान में रोज़गार में भी इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान एक मुआशी हब भी बनेगा और इंशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान जिस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में तरक्की करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने आगा मुजीब अहमद ख़ान साहब को सुना और उनके तज़िया को भी सुना, और उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल जो बात थी उस पर भी गहरी नज़र रखते थे, उस पर भी उन्होंने ख़ास करके एक तफसील के साथ बात बताई है।
नाजरीन, जो APC के जो नतायज हैं वो भी मुस्बत आए हैं, और अब जो शंघाई की जो खुशखबरी की बात है, ईरान के साथ हमारे मामलात अच्छे हैं, चीन के साथ हमारे मामलात अच्छे हैं, लेकिन शंघाई कॉन्फ्रेंस में अब जो फोकस किया जा रहा है, जो नज़र रखी जा रही है, वो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है। और इसमें जो जो जयशंकर वज़ीर ख़ारजा इंडिया के आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब बहुत दुश्मनी होगी, बहुत दहशतगर्दी होगी। अब सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे गैर मुल्की हुकूमत के नुमाइंदे आएंगे, वो दहशतगर्दी या ख़ित्ते के जो तरक्याती मंसूबे हैं उसके बारे में क्या बात करते हैं, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपको एक बार फिर प्रोग्राम में बताएंगे कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में किन किन इश्यूज़ पे बात हुई है, उससे क्या रिज़ल्ट निकलेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।